लास्ट क्लास का याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था हमने? फैराडेज लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। जो मैंने होमवर्क टीपीपी शेयर करी थी, क्या करी आप लोगों ने वो? ओके, तो उसमें से कुछ डाउट है क्या? ठीक है, मतलब हो गए थे सारे क्वेश्चन फिर? या तो करे ही नहीं है या फिर सारे हो गए थे। आज हम कंडक्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कंडक्टेंस स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला हमारा था गैल्वेनिक सेल, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, और अब है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है पूरा चैप्टर। तो पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की वेटेज देखो, हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, और ज्यादा ही आ रहे हैं, ये भी नहीं बस एक दो एक दो एक। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है हाईली इंपॉर्टेंट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब जो कंडक्टेंस है वो भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मेटेलिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल, मेटेलिक या फिर इलेक्ट्रिकल, और एक है आयनिक कंडक्टेंस। तो नाम से एक तो समझ आ रहा होगा यहाँ पे कुछ कुछ कि यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही होगी या कुछ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होगी, वायर्स वगैरह का यहाँ पे कुछ ज्यादा रोल होगा, लेकिन यहाँ पे आयनिक, आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ये वाला पार्ट आप बेसिकली फिजिक्स में कवर करते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, और ये वाला पार्ट आप यहाँ पे कवर करने वाले हो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ये सब पहले हमें डिफाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या होती है, तभी हम आगे समझ पाएंगे पूरा कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आप लोग पहले से ही फेमिलियर हो, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या है? कोई बताएगा रेजिस्टेंस क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ लिया आप लोगों ने करंट वाला चैप्टर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी? पढ़ रहे हो तो पता है आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, बताओ। रेजिस्टेंस विच स्टॉप्स एनी ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पे करंट वाले एस्पेक्ट में उसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोक रहा है, कुछ अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को, और वो किसके प्रोपोर्शनल आया था? एल बाय ए के। लेंथ बड़ी होगी वायर की तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया बड़ा होगा वायर का तो रेजिस्टेंस कम। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम्स, ऐसे डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। हाँ अंशिका, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ओम। और ये जो रो आया है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं, रेजिस्टिविटी को। इसको और क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोनों चीजें हम इसे बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी। तो अगर इस फॉर्मूला से आप देखो इसको, तो अगर इसको एल को और ए को हम डिफाइन करते हैं तो हम आर की टर्म्स में
रो को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर लेंथ जो है वायर की वो 1 मीटर हो जाए, एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब जो रेजिस्टेंस आएगी वो होगी रेजिस्टिविटी। जब लेंथ 1 मीटर कर दी, एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो आर, उस टाइम जो रेजिस्टेंस आर है दैट इज रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सामने क्या है यहाँ पे? ओम। और यहाँ पे ये एल की मीटर, ए की मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो मीटर। तो ये हो गया ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट। उसके बाद कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस था, जस्ट उसका उल्टा क्या है? कंडक्टेंस। और इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। डिनोट किससे करते हैं इसको? जी से। वहां पे आर से कर रहे थे, इसमें जी से। अब अगर ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 1/r। और आर क्या था? रो एल बाय ए था। तो अगर सारी चीजें उल्टी करके लिख दे तो क्या हो जाएगा? ये ए बाय रो एल। क्या आ गया ये? जी ए बाय रो एल। तो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे अब? इसके यूनिट्स हो जाएंगे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, मतलब 1/ओम या फिर ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को एक चीज और बोल सकते हैं, साइमन्स। एस से इसको डिनोट कर देते हैं। हाँ, ओम इनवर्स। तो ये हो गई कंडक्टेंस, जस्ट सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कितना आराम से करंट फ्लो कर पा रहा है, दैट इज कंडक्टेंस। दूसरी चीज कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं कापा से। अभी थोड़ा ऐसे ऐसे करके कुछ बना होता है, दिस इज नॉट के, लाइक दिस इज कापा। ऐसे थोड़ा ग्रीक सिंबल है ये कापा का, लेकिन हम के लिख के ही चल लेंगे अभी इसको। तो ये जो कंडक्टिविटी है, जैसे ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, वैसे ये किसका रेसिप्रोकल हो जाता है? रेजिस्टिविटी का। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये वाली टर्म पड़ी थी, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ये कंडक्टिविटी। तो और क्या लिख सकते हैं फिर इसको हम? 1/रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कापा। तो इस वाले फॉर्मूला में देखो, अब जी हो जाएगा, जी हो जाएगा 1/रेजिस्टिविटी इंटू ए बाय एल था। इस टर्म को अब हम क्या लिख सकते हैं? कापा। तो जी क्या हो जाएगा? कापा इंटू ए बाय एल, where G is conductance and K is conductivity. Kappa is conductivity. यूनिट्स की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आई थी ओम मीटर, इसका हो जाएगा उसी का रेसिप्रोकल ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और साइमन मीटर इनवर्स। और काफी जगह पे आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में भी चीजें देखने को मिलेगी, मोस्टली इसी में दिखेंगी। बट ऐसा यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और कैसे इसको डिफाइन करते हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस व्हेन L1 एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे भी कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऐसे डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को या फिर कापा को। तो ये चार टर्म्स हो गई हमारी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। इन चारों टर्म्स का पूरा यूज होने वाला है हमारा इस कंडक्टेंस वाले सब टॉपिक में। लिख लिया यहाँ तक? ठीक है।
तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। सब आप पढ़ के आ चुके हो, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इंसुलेटर नहीं होने देते, और सेमीकंडक्टर्स भी पास होने देते हैं, लेकिन उनका कुछ और मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब कट ही चुका है, तो आई डोंट नो अब। चलो एडवांस के लिए तो पढ़ोगे ही, ठीक है, एडवांस के लिए तो पढ़ोगे ही, तो वहां पे पढ़ेंगे इसको, सेमीकंडक्टर्स को। तो ये इमेज देखो, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के एग्जांपल्स आ रही है, मेटल्स, गोल्ड, आयरन, स्टील, सिल्वर, कॉपर, वाटर, सी वाटर, नॉट जस्ट वाटर। मतलब सी वाटर में क्यों? क्योंकि सी वाटर में कुछ डिजॉल्व है, सॉल्ट्स है। अगर कुछ सॉल्ट्स होंगे ही नहीं तो कुछ आयंस ही नहीं होंगे, और आयंस ही नहीं होंगे तो करंट पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कुछ सॉल्ट्स या फिर आयंस जो है वो पानी में जरूरी होने चाहिए, तभी पानी करंट पास कर पाएगा। इंसुलेटर के एग्जांपल्स रबर, वुड, ग्लास, फैब्रिक्स, प्लास्टिक, एयर, ये सब इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिलिकॉन। पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, अलग अलग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं आयनिक कंडक्टेंस पे। मेटलिक कंडक्टेंस हो गया सब वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या वायर की वजह से, जो भी, उसका डिफरेंस भी देखेंगे अभी इन दोनों का। लेकिन अभी चलते हैं आयनिक कंडक्टेंस पे। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक कंडक्टेंस है क्या। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस। आयंस क्योंकि फ्रीली मूव कर सकते हैं और चार्ज्ड होते हैं, और जहाँ चार्ज स्पीशीज अगर कुछ मूव करे तो वहां पे क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स को, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उनके आयंस जनरेट हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में डाल देते हैं तो उनके आयंस जनरेट हो जाते हैं, विच कंडक्ट फर्दर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे? व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, they furnish their own ions. They furnish their own ions which conduct electricity. पानी में जाने के बाद वो आयंस फ्री हो गए, और फ्री आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, आयनिक कंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी मैं फैक्टर्स बता रही हूँ इन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी बस यहाँ पे फैक्टर्स लिख लो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, आयंस बड़े हैं या छोटे हैं, और उनकी सॉल्वेशन एंड देयर सॉल्वेशन। मतलब पानी में जाने के बाद वो आयंस वैसे के वैसे नहीं रहते, अब कुछ उसके साइज में भी कुछ चेंज आ जाता है ड्यू टू सॉल्वेशन। वो सब डिस्कस करेंगे। फिर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसकी विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी पता है आप लोगों को, विस्कोसिटी क्या होती है? जैसे आप शहद ले लो एक, और पानी ले लो, दो चीजें ले ली। एक ऐसे पेपर या फिर कोई स्मूथ सरफेस के ऊपर उसको स्लांट कर दो डायगनली, उसके यहाँ पे इन दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा रख दो, तो क्या देखोगे, वाटर तो जल्दी जल्दी फ्लो करके नीचे चला जाएगा, लेकिन हनी क्या होगा, बिल्कुल धीरे धीरे, आप जैसे इमेजिन करोगे अगर, तो बिल्कुल धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो मूव करने की बहुत कम है, वो विस्कस ज्यादा है, इसी चीज को बोलते हैं विस्कस ज्यादा है वो, एज कम्पेयर टू
वाटर, दिस इज विस्कोसिटी। और इसी विस्कोसिटी का फर्क भी पड़ता है किस पे, आयनिक कंडक्टेंस पे। फोर्थ पॉइंट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसा है उसका भी फर्क पड़ता है। और फिफ्थ पॉइंट भी है हमारा टेम्परेचर। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसपे आयनिक कंडक्टेंस, हाँ हनी हैज हाई डेंसिटी सो इट इज मोर विस्कस, ठीक है। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आयनिक कंडक्टेंस मेनली डिपेंड करती है। लिख लिया ये। ठीक है। तो अब जो दोनों कंडक्टर्स हो गए, एक मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, या फिर मेटलिक कंडक्टेंस, या फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आयनिक कंडक्टेंस, तो इन दोनों में क्या फर्क है। तो मेटलिक कंडक्टर्स में तो चार्ज कैरियर्स कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कौन है, आयंस। कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, इनकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों का यही है, मेटलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन से जनरेट हो रही है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयन से जनरेट हो रही है। यहाँ पे कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, नो केमिकल चेंजेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी देखा, गैसेस रिलीज हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, कभी मेटल डिपॉजिट हो जाता है, तो ये सब चलता है। तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। यहाँ पे कोई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा कि यहाँ से वायर में से थोड़ा मास निकल के दूसरी वायर में चला गया या फिर आगे को थोड़ा डिपॉजिट हो गया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, नो ट्रांसफर ऑफ मास। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसफर हो रहा था मास का, ट्रांसफर ऑफ मास, मेटल डिपॉजिट हो रहा था या फिर इलेक्ट्रोड में से सॉल्यूशन में जा रहा था। दोनों केसेस पॉसिबल थे, या तो मास कम हो रहा था या फिर ज्यादा हो रहा था। फोर्थ, यहाँ पे रेजिस्टेंस किसकी वजह से आती है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन से, और जो मेटल के एटम्स है फिक्स्ड, उनसे कोलिजन पे आपस में टकराते हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या आती है, रेजिस्टेंस। तो क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन और इलेक्ट्रॉन्स की मेटल एटम्स के साथ कोलिजन, इसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। अब यहाँ पे किस चीज का रेजिस्टेंस आता है, पहला तो वही, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं वैसे यहाँ पे आयंस भी कोलाइड कर सकते हैं। आयंस की कोलिजन की वजह से आ सकती है। और किस वजह से आ सकती है, क्योंकि अब वो आयंस है, प्लस भी है नेगेटिव भी है, तो उनकी आपस में कुछ क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो इस वजह से भी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, आपस में उनका इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलिजन की वजह से भी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी। और फिफ्थ पॉइंट टेम्परेचर का, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, शायद आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हो, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड करने लगते थे और रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगी। कैसे होगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस के पॉइंट यहाँ पे लिख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी। तो ये 5 डिफरेंस हो गए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये पहला वाला ही था कि चार्ज कैरियर्स वहां पे कौन है, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आयंस। ओके, चलो आयनिक सॉल्यूशंस में कंडक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है वो देखते हैं।
जैसे फिजिक्स में क्या करते थे रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, फिजिक्स में रेजिस्टेंस कैसे मेजर होती थी? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया क्या आपने? ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे ऐसे याद है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते थे और फिर उनका रेशियो जो है वो इक्वल रख देते थे, बीच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता था, तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। हाँ, तो जैसे वहां ये मेजर करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है अब कि यहाँ पे पहली बात हम डायरेक्ट करंट नहीं पास कर सकते, हमें यहाँ पे क्या पास करना होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी पास करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे पास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट करंट पास कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, डायरेक्ट करंट से इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक एनोड बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा, उनकी पोलैरिटी आ जाएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगी, या फिर जो भी पोलैरिटी आ रही है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, कोई गैस रिलीज होने लग गई, कोई मेटल डिपॉजिट होने लग गया, तो वो सब हमें नहीं चाहिए। हम सिंपली अभी कंडक्टिविटी जो है आयनिक सोल्यूशंस की वो मेजर करना चाह रहे हैं कि कैसे उन्हें मेजर किया जाता है, तो इस वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करना बेटर रहता है। फिर ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड एक बारी में पॉजिटिव बनी और दूसरी नेगेटिव, फिर जैसे ही करंट ऑल्टरनेट हुआ तो ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, और यही चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बारी में नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन को कनेक्ट नहीं करते, हम ऐसा एक सेल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, और ये इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे, और इन वायर्स को कनेक्ट करते हैं, इन वायर्स को कनेक्ट करते हैं, तो ये पूरा कंडक्टिविटी सेल का एक सेटअप होता है। छोटा सा सेल ऐसा ही तो होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसमें सोल्यूशन होता है और ऊपर वायर्स होती है, और उन वायर्स को अब हम कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको। तो अगर हम दोबारा ये फॉर्मूला लिखे, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, और 1/रो करते इसको, 1/रो क्या था, कापा, कापा हम यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हैं कंडक्टिविटी, तो ये 1/कापा हो जाएगा, L/A R। तो अगर हम रेजिस्टेंस मेजर कर ले, L/A की वैल्यू हम पता कर ले, तो हम कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकली टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी। यहाँ तक समझ आया? तो R क्या आ गया था, 1/कापा इंटू L/A, ये हमें यूज करना है। तो अब यहाँ पे जो L/A टर्म दिख रही है आपको, ये L/A, इसको सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, और डिनोट भी करते हैं इसको G स्टार से, G के ऊपर छोटा सा स्टार, ये डिनोट करते हैं G स्टार से। अब इसको कैसे डिटरमाइन करें, L/A को, G स्टार या फिर L/A। तो अगर हम, मतलब ऐसा होता है, ऐसे ही यूज किया जाता है इसको, कि हम किसी ऐसे सेल का रेजिस्टेंस मेजर कर ले, हम किसी ऐसे सेल का रेजिस्टेंस मेजर कर ले जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज ऑलरेडी नोन हो, ये मेजर कर लिया, और ये कंडक्टिविटी जिसकी नोन हो, किसकी नोन हो, KCl जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे ये पूरा उसका लिटरेचर में डेटा अवेलेबल है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी उसके हिसाब से पूरी, और ये मोलर कंडक्टिविटी, ये आगे देखेंगे अभी। तो
केसीएल का जो डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है लिटरेचर में, कुछ और प्रोसेस यूज करके कंडक्टिविटी का डेटा निकाला हुआ। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके एल बाय ए की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एल बाय ए की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो अगर कोई सेल परचेज करने जाए मार्केट से तो उसके ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा उसको कि उसका सेल कांस्टेंट क्या है, कि उसका सेल कांस्टेंट क्या है। क्योंकि अब ये सेल है, इसको खोल के तो नहीं देख सकते ना एल है क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है और इसका जो पूरा एरिया है वो ए है। तो इस सेल को खोल के तो नहीं देख सकते कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच कितनी लेंथ है। तो इसलिए एल बाय ए की वैल्यूज हमें पहले से मिली होनी चाहिए जब वो सेल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, या फिर उसकी वो केसीएल के साथ उसकी वैल्यूज जो है वो मेजर करी हुई होनी चाहिए। तो ऐसे मेजर हो गया ये एल बाय ए की वैल्यूज, और यूज क्या कर लिया इसके लिए, केसीएल। केसीएल की वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल थी लिटरेचर में। दो चीजें अब हो गई हमारे पास, एल बाय ए हो गया, रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे अब व्हीटस्टोन ब्रिज से, और तब आ जाएगा हमारे पास कापा। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हम कर रहे थे, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे इन्होंने अटैच कर दिया, ये रहा। ठीक है, बाकी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, चेंज कर सकते हैं। ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो अब हम इसको अगर हाँ ये तो डिनोट कर रखा है R2 से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, R2 बाय R4 इज इक्वल टू R1 बाय R3। यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, R2 बाय R4 इज इक्वल टू R1 बाय R3 लिख सकते हैं इसको। तो R2 क्या हो जाएगा जो हमें निकालना है यहाँ पे, R2 क्या हो जाएगा, R1 R4 बाय R3। तो ऐसे क्या मेजर हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल। तो रेजिस्टेंस क्या था, 1 बाय कापा इंटू एल बाय ए। एल बाय ए की वैल्यूज केसीएल वाली चीज से आ गई थी, एल बाय ए की वैल्यूज केसीएल वाले चीज से आ गई थी। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस व्हीटस्टोन ब्रिज से आ गई। तो क्या मेजर हो गया, कापा या फिर कंडक्टिविटी। अब ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरा हमने देखा कि ऐसे ऐसे हुआ, ये सब तब की बात है, पुराने जमाने की। लेकिन अब क्या है, हमारे पास बहुत सस्ते में एक इंस्ट्रूमेंट आने लग गया है, कंडक्टिविटी मीटर। कंडक्टिविटी मीटर आ गया, बहुत कन्वीनियंस हो गई है। इसको डायरेक्टली उस सोल्यूशन में डालो जिसका भी आपको कंडक्टिविटी मेजर करना है, और ये डायरेक्ट आपको इसका डेटा दे देगा। सिमिलरली रेजिस्टिविटी का भी ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट आता है। आ गई पूरी कहानी समझ। ठीक है। तो अब एक टर्म आती है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, पहले तो देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे लैम्डा एम से। अब ये है क्या, इसको डिफाइन किया जाता है कि किसी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस आ रही है वो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखते हैं। लैम्डा एम डिफाइंड एज कंडक्टेंस of an electrolytic solution, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑल आयंस ऑब्टेन्ड, कहाँ से आए आयंस, वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 mole of electrolyte at a given concentration। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलने से, या किस जो भी सॉल्वेंट ले रहे हैं उसमें घोलने से जो भी आयंस प्रोड्यूस हुए, उन आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आई वो है मोलर कंडक्टिविटी। उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आई वो है मोलर कंडक्टिविटी। अब ये टर्म लाने की क्या जरूरत पड़ी, हमारे पास थी तो कंडक्टिविटी का अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्यों लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कंडक्टिविटी हमने बोला था कि डिपेंड कर रही है काफी चीजों पे। उसमें से एक क्या चीज थी, कॉन्सेंट्रेशन भी थी। तो उस चीज को यहाँ पे कंसिडर करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी वाली टर्म लाई गई। अब इसको निकालते कैसे हैं,
लैम्डा एम होता क्या है, कापा बाय सी। सी इज कॉन्सेंट्रेशन, कापा इज कंडक्टिविटी। ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें कापा और सी किस किस यूनिट्स में है, क्योंकि यूनिट्स वाला बहुत ध्यान से समझना काफी, वरना कंफ्यूजन हो जाती है बाद में जाके। कापा है यहाँ पे साइमन मीटर इनवर्स में, साइमन मतलब ओम इनवर्स। और सी जो है यहाँ पे वो है मोल पर मीटर क्यूब में। तो सब कुछ यहाँ पे क्या है, एसआई यूनिट्स में है। तो इससे जो लैम्डा एम की वैल्यू आती है वो आती है साइमन मीटर स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा और ये मोल ऊपर चला जाएगा तो मोल इनवर्स। तो ये आती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, जब कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर मीटर क्यूब में हो और कापा जो है वो साइमन मीटर इनवर्स में हो। लेकिन हम अगर जनरली केस कंसिडर करें तो हमें क्या दी होती है, मोलारिटी, मोल्स पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम क्या चाहेंगे कि हम इस सब को कन्वर्ट कर लें इस हिसाब से कि हमारा मोलारिटी के साथ ये फॉर्मूला बैठ जाए। हमें बार बार मतलब अगर हमें मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब दिया है तो हम बार बार उसे मोल्स पर मीटर क्यूब में ना कन्वर्ट करते रहें। तो हम क्या चाहते हैं, ये फॉर्मूला हमारा उसमें बैठ जाए। तो हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है, उसके बाद ये जो टर्म है मोल पर मीटर क्यूब, एक मोल पर मीटर क्यूब, तो हमें पता है कि एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर आ सकते हैं। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। वही चीज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 1 मोल पर मीटर क्यूब को लिख दिया 1000 लीटर पर मीटर क्यूब। अब ये मोल वाली टर्म कहाँ से आई, मोलारिटी से। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे मोल्स पर लीटर। लीटर से लीटर कैंसिल और क्या बचा, मीटर क्यूब और मोल। तो एक बार इसको अगर पुट करके देखो, लैम्डा एम के अपॉन 1000 इंटू मोलारिटी, ये फॉर्मूला आ गया जब कापा जो है वो साइमन मीटर इनवर्स में है और मोलारिटी जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल्स पर लीटर में है। ये 1000 जो आया इसने कॉम्पनसेट कर दिया मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब का जो इंटर कन्वर्जन है उसको। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जब हमारा कापा साइमन मीटर इनवर्स में है और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मोल्स पर लीटर में है। अगर ये हो गया तो आगे चलो। ठीक है। अब एक और मैंने बोला था कि कापा आपको यूजुअली देखने को मिलता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। तब क्या होगा जब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास मोल्स, इसको बोल सकते हैं हम हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हो, या फिर इसको यहाँ पे ले लो अभी के लिए मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लैम्डा एम क्या आएगा, कापा अगर ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो और सी जो है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में हो, तब जो लैम्डा एम की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जैसे यहाँ पे हमने किया था पहले ये वाला, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आई थी सिंपली के बाय सी रख के। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ सकती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब वही बात है, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को बार बार इस चीज में कन्वर्ट नहीं करते रहेंगे। तो इसकी कन्वर्जन के लिए क्या होता है, हम 1000 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं कापा इंटू 1000 बाय एम। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब कापा किस में है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और मोलारिटी तो मोल्स पर लीटर में ही है। अब 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो एक बार अगर हम पूरा लिखें इसको, क्या क्या आ गया हमारे पास। तो पहला फॉर्मूला तो था लैम्डा एम कापा बाय सी, जब कापा था साइमन मीटर इनवर्स में और कॉन्सेंट्रेशन थी मोल्स पर मीटर क्यूब में। तब लैम्डा एम आ रहा था साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
दूसरा था जब कापा बाय एम इंटू 1000 नीचे था, तब क्या था, कापा था साइमन मीटर इनवर्स में और मोलारिटी है ये मोल्स पर लीटर में। तब जो हमारा लैम्डा एम आएगा तब भी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। बस हमने 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट मोल्स पर लीटर टू मोल्स पर मीटर क्यूब, मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए मोल्स पर मीटर क्यूब में ये 1000 को नीचे मल्टीप्लाई किया। थर्ड फॉर्मूला आ गया कापा इंटू 1000/m, अब की बार 1000 ऊपर है, तब यहाँ पे मोल्स पर लीटर में है और कापा जो है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है। अब जो लैम्डा एम आ रहा है वो अब सेंटीमीटर्स की टर्म में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 1000 ऊपर क्यों मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा वैसे यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में ले जाने के लिए ये 1000 करोड़। तो इस पेज पे मैंने पूरा समरी लिख दी लास्ट 2 स्लाइड्स की। ठीक है यहाँ तक? ज्यादा अच्छे से समझ कब आएगा, जब क्वेश्चंस करोगे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ये हो गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। तो क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेम सोल्यूशन विल बी। कापा दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। यूनिट्स देख के पहले सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। बी ऑप्शन आया है अंशिका। और किसी ने किया ट्राई? ठीक है। कापा क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 1.061 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलारिटी कितनी दे रखी है, 0.01। अब लैम्डा एम क्या होता है सेंटीमीटर वाले फॉर्मूला के लिए, ये ना कापा इंटू 1000/m। डायरेक्ट बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 1.061 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। तो 1.061 इंटू ये 5 हो जाएगा ऊपर जाके तो 10, तो ये 10.61 आ रहा है। कहाँ गलती करी अंशिका? ऑप्शन सी 10.61। गलती पता चली? नीचे ले लिया था 1000, नीचे तब लेना जब मीटर इनवर्स वाला यहाँ पे दिया हो ना, ये सेंटीमीटर में दिया था इसलिए ऊपर 1000 लिया। ओके।
चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर और मोलारिटी 0.8, तब बताना है मोलर कंडक्टिविटी। इस बार हमें रेजिस्टिविटी दी है, डायरेक्ट कापा नहीं दिया। रेजिस्टिविटी से कापा निकाल सकते हैं, ट्राई करो। रेजिस्टिविटी दी है इस बार और लैम्डा एम निकालना है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो कापा भी सेंटीमीटर वाली यूनिट्स में आएगा, तब लैम्डा एम के लिए क्या निकालेंगे, कापा इंटू 1000/m। एम है ही हमारे पास, अगर हम कापा फाइंड कर ले तो क्वेश्चन हो जाएगा। करो। डी 5 × 10⁵ गुड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट है कि इस बार हमें कापा नहीं दिया था, हमें पहले क्या फाइंड करना था, कापा फाइंड करना था। रेजिस्टिविटी दे रखी थी, तो कापा क्या था, रेजिस्टिविटी का जस्ट इनवर्स, तो कापा क्या हो जाएगा, 1/ρ। तो 1/2.5 × 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको पुट कर देते हैं लैम्डा एम में, 10⁻³ / 2.5 × 10⁻³ इंटू मोलारिटी 0.8। इसी को कैलकुलेट करके आ रहा है, डी ऑप्शन आ गया। इसी को कैलकुलेट करके आ रहा होगा 1/2.5 × 0.8 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 10⁵ ऑप्शन डी। गुड। तो ये वाले क्वेश्चन एक बार रुक जाओ, पहले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझ लेते हैं क्या है। जैसे अभी मोलर कंडक्टिविटी समझा लैम्डा एम, वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है लैम्डा इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टिविटी था मोल्स के टर्म्स में, राइट, मोल्स के टर्म्स में, और ये किसके टर्म में है, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में। जैसे नॉर्मेलिटी पढ़ते टाइम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करी थी, इक्विवेलेंट मास की बात करी थी, वही चीज है यहाँ पे। तो ये कंडक्टेंस हो गई, conductance of an electrolytic solution containing 1 gram equivalent mass of electrolyte। कोई ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। मोलैरिटी वाले में बोल रहे थे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलने से जो आयंस आए, और यहाँ पे बोलेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोलने से जो आयंस आए, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस आई, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने किया कापा इंटू 1000/m, यहाँ पे क्या डिफाइन कर देते हैं, कापा इंटू 1000/n। n इज नॉर्मेलिटी। अब इसकी यूनिट्स क्या आ जाती हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। एक और चीज होती है इसमें कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन क्या है, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में। तो अगर हम इसको देखें, कापा इंटू 1000, तो अगर आपको ये रिलेशन याद हो, आपने पढ़ा हो, नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। इसको ऐसे याद करते हैं, नमन
नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं m इंटू एन। अब ये जो टर्म है ये वाली, यही तो है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम बाय एन फैक्टर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ गया, अगर मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दे एन फैक्टर से तो आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, जस्ट डायरेक्टली हमें डिवाइड करना है नॉर्मेलिटी से और मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हाँ ये वाला, इस बार नॉर्मेलिटी दी है और रेजिस्टेंस दी है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको बतानी है। डी आ गया, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा बेटा इसका। चलो देख लेते हैं, इसमें बस एक स्टेप और बढ़ा दिया है, पिछली बार हमें कापा भी निकालना था, इस बार लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, कापा इंटू 1000 बाय एन। कापा हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। रेजिस्टिविटी नहीं दी इस बार, रेजिस्टेंस दिया है और सेल कांस्टेंट दिया है, तो उससे हम, हाँ अंशिका ए सही है इसका, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कापा। तो आर क्या था, रो एल बाय ए, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, आर ए बाय एल, और कापा क्या हो जाएगा, इसका भी इनवर्स, मतलब एल बाय आर ए। तो एल बाय आर ए, एल बाय ए की वैल्यू कितनी दी है, 2, और रेजिस्टेंस की 200, तो 2/200, 1/100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये चीज सेंटीमीटर इनवर्स में थी इसलिए। अब ये आ गई कापा की वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/100 इंटू 1000, और नॉर्मेलिटी कितनी है, 10⁻⁻1। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 10⁻2 या फिर 100, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of a 1 normal solution of salt is 50 ohms. Calculate the equivalent conductance of solution if two platinum electrodes are 2.1 centimeter apart and each having area 4.2 centimeter square. पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दी है, रेजिस्टेंस दिया है, लैम्डा इक्विवेलेंट बताना है। अपार्ट का मतलब क्या है,
एल की वैल्यू है ये, और ये क्या है, ए की वैल्यू है। एक स्टेप और बढ़ गया बस इसमें, छोटा सा। टेन की पावर 5। देख लेते हैं इसको। रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम्स, नॉर्मेलिटी दी है 1, और एल दिया है 2.1 सेंटीमीटर, और एरिया दिया है 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट। लैम्डा इक्विवेलेंट इज कापा इंटू 1000/n। पहले क्या फाइंड करना होगा, कापा। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो को लिख देंगे कापा की टर्म्स में, बाकी चीजें हमारे पास है ही। तो कापा क्या आ जाएगा, 1/r इंटू L/A। 1/50 इंटू 2.1/4.2। 2.1/4.2, ये 2 से गया तो 1/100 आ गई कापा की वैल्यू। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज 1/100 इंटू 1000/n। n इज 1। तो ये तो 10 आ गया ना। वंश बेटा, 10 आ रहा है ना। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन तो शेयर्ड है। मैम विजिबल नहीं है, एक बार ये आप। बाकी सबको दिख रही है। बाकी को तो दिख रही है बेटा, आप एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। ओके मैम। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं। पहला है 0.08 मोलर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसकी इतनी ही दे रखी है, और दूसरा है 0.1 मोलर, उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। इन दोनों में से आपको बताना है कि लैम्डा एम किसका ज्यादा है, मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है। ये यहाँ पे यूनिट्स की कुछ गलती है, इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कर लेना।
आया किसी का? लैम्डा एम क्या होता है? कापा इंटू 1000/m, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो पहले वाले के लिए एम दे रखा है 0.08, यहाँ पे 1000, और कापा की वैल्यू भी दे रखी है सीधी सीधी 2 × 10⁻⁻²। तो इसको सॉल्व करके बताओ। और सेकंड वाले में रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो पहले कापा कैसे फाइंड करेंगे? 1 बाय रेजिस्टिविटी करके 1/50 करके। उसके बाद लैम्डा एम क्या होगा? 1/50 इंटू 1000/10⁻⁻1, क्योंकि 0.1 है। तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है दोनों की? 6.2 इंटू 10⁻⁴, 6.2, 0.04, और 1/4 तो होता है ना 0.25। 6.2 कैसे आ रही है? 1/4 इज 0.25। तो अगर 1/4 इंटू 10⁻⁻² में यहाँ लिख दूं, ये 10⁻⁻² पर भी है कैंसिल, इंटू 1000, तो ये आ गया 250 आ रही है। और इस वाले की, ये इससे कट गया तो 200। तो फर्स्ट वाले का लैम्डा एम ज्यादा है। क्या गलती कर रहे हो इसमें बेटा? अभी तो कराएं ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फर्स्ट आ गया वंश का, ठीक है। पहले वाले की 250 आ रही है, दूसरे वाले की 200 आ रही है। समझ आया अंशिका? कहाँ गलत कर रहे हो? ठीक है। तो ये जो बीच के दो क्वेश्चंस रह गए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, और आप खुद भी एक बार ट्राई कर लेना, मैं अटैच कर दूंगी इसी पीडीएफ में। तो आज का कंडक्टेंस लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट तक था। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और होमवर्क डीपीपी में शेयर कर दूंगी ताकि आप और ढंग से इसको प्रैक्टिस कर लो। वो पूरी डीपीपी नहीं करनी होगी, उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने होंगे, वो मैं बता दूंगी कौन कौन से कर लेना, वरना आप खुद भी देख सकते हो। सिर्फ लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट वाले। कोई डाउट है तो रुक सकते हो आप, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। बाय बेटा।